नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है, गाइडलाइंस एंड टिप्स और ऐसी स्ट्रेटजी जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें जो आपका एग्ज़ाम 20 तारीख को है फिज़िक्स का पेपर। तो बच्चों मैं फिज़िक्स की बात करने जा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है फोकस कहाँ कहाँ चाहिए। तो मेन पॉइंट्स जहां आप फोकस करेंगे उसके हिसाब से वो तैयारी आपकी बनेगी। पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है आप फैमिलियर हो, पर एक शार्प जो डिटेल्स है वो मैं शेयर करने वाला हूं। फिर क्या क्या कैटेगरी होती है, न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल, डेरिवेशंस, डायग्राम्स, डेफिनेशन, ग्राफ्स कैसे तैयार करना है, कितना किस लेवल तक उसमें आपको जाना है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है 3 घंटे में जिससे कि आप का पेपर का कोई हिस्सा छूटे नहीं और मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए। और फिर कुछ बातें और है बच्चों, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कैसे यूज़ करना है आपको। एनसीईआरटी की लाइंस पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, टेक्स्ट, डायग्राम्स और ग्राफ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारी क्वेरीज जो आपकी रहती हैं इन जनरल वो आज के वीडियो में सॉल्व होने वाली है। तो जो भी आपकी और भी क्वेरीज कोई रहेंगी तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम अकॉर्डिंगली इसको लेंगे। तो 12th फिजिक्स के लिए शुरू करते बच्चों, क्या क्या चाहिए, ठीक, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए जिससे कि फिजिक्स आपके लिए हॉरर शो ना बन जाए फिजिक्स का पेपर। तो देखो बच्चों, फिजिक्स में कंसेप्ट्स और मैथमेटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होकर पूछा जा रहा है। करंट ट्रेंड जो चल रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशंस, अब ज़्यादातर जो पुराना पर्सपेक्टिव है वो डेरिवेशन बेस्ड है, तो उस चक्कर में आकर आपको एडवाइस मिल जाती है कि फिजिक्स तो क्या है, फिजिक्स के पेपर में तो डेरिवेशन आते हैं मैक्सिमम। ऐसा नहीं है, पिछले 3 साल से ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है और न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं। डेरिवेशन का वेटेज कम हो गया है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आगे वीडियो में, इंडिविजुअल वेटेज। फिर डायग्राम प्रैक्टिस चाहिए आपको लॉजिकल सीक्वेंस में। बच्चों डायग्राम को रटना नहीं होता है, डायग्राम ड्राइंग की तरह नहीं बनते हैं फिजिक्स में, डायग्राम बनते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा इसके हिसाब से डायग्राम, और वो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जो मेमोरी में जाकर सेट हो जाता है। तो उसके हिसाब से आपके रे डायग्राम्स बनेंगे, उसके हिसाब से आपके सर्किट डायग्राम्स बनेंगे। और ये पेपर में जहाँ जहाँ डायग्राम चाहिए वहाँ बनाना होता है। डायरेक्ट मार्क्स का सोर्स है डायग्राम्स। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट चाहिए एग्जाम में बच्चों। फिजिक्स का पेपर लेंथी आता है आपका, हर साल बच्चों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी इन द सेंस हम यूँ बोले कि वो आते हुए भी छूट जाते हैं तो वो बड़ा दुख होता है। तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी लगाएं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो क्लियर कट मैसेज ये है कि बच्चों फिजिक्स लॉजिकल है, केमिस्ट्री से इसका नेचर डिफरेंट है, मैथ्स से इसका नेचर डिफरेंट है, दूसरे सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट सब नेचर है इसका, लॉजिकल है और विजुअलाइजेशन चाहिए। तो जो क्वेश्चन में शब्द आ रहे हैं आप उनको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, देन आपको क्लियर पिक्चर दिखेगी और आप सही जवाब लिख पाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। 33 क्वेश्चंस आने वाले हैं, सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आप जानते हैं। और जितना ज़्यादा आप वहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे उतना ही मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। 5 सेक्शन है, ए बी सी डी और ई। सेक्शन ए जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड है जिसमें 16 सवाल है एक एक नंबर के, क्लियरिटी के साथ आपको। ये सेम पैटर्न केमिस्ट्री का भी है और ये लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर के पैटर्न जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है इस साल, ये बात आप समझ लो। तो उसमें 4 एमसीक्यू हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ये एमसीक्यू एआर क्वेश्चन है, एमसीक्यू में एआर क्वेश्चन है। और उसके बाद सेक्शन बी में 2 नंबर के आपके 5 सवाल हैं, ठीक है। सेक्शन बी में 2 नंबर के 5 सवाल। सेक्शन सी में आएंगे तो 3 नंबर के 7 सवाल हैं आपके। तो उसमें एक एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलने वाली है और लगा रहेगा। इन केस अगर कोई बच्चा और वाले दोनों पार्ट्स कर देता है तो अभी जो करंट रूल है फिजिक्स में वो ये है कि जिस पार्ट में ज़्यादा नंबर मिलेंगे वो रिटेन होगा और दूसरा पार्ट आपका काट दिया जाएगा। पुराना रूल अलग था, उसमें ये होता था कि पहले जो क्वेश्चन किया है वो चेक होगा, बाद में जो क्वेश्चन किया है वो काट दिया जाएगा। अभी रूल फिजिक्स का चेंज हो चुका है। फिर
हम आते हैं सेक्शन डी पर, जो कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसमें आपको मिलेंगे 4 सवाल, 4 क्वेश्चंस। तो 4 नंबर का ये सवाल है, ये फिर से एमसीक्यू बन गया बच्चों। तो एमसीक्यू कुल मिला के आप यूँ मान सकते हो कि 24 मार्क्स आपके एमसीक्यू हो गए, 16 प्लस ये 4 और 4 8 नंबर, जो कि सेक्शन डी के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। तो यहाँ पर आप कंफर्टेबली ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हो और जो भी टेक्निक्स आप इसके लिए लगाते थे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, वो सब लगा सकते हो। लास्ट सेक्शन है बच्चों सेक्शन ई, 5 नंबर के 3 सवाल हैं, तीनों में आपको चॉइस मिलने वाली है। यहाँ मोस्टली ट्रेडिशनल कंटेंट मिलता है, पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बना दिया है क्वेश्चन को, ये कॉम्बो क्वेश्चन होता है, इसमें डेरिवेशन, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, ग्राफ, डायग्राम सब कंबाइन करके पूछ लिया जाता है। तो अब इसको और इसमें क्लैरिटी लाते हैं बच्चों, जैसे जैसे पैटर्न से आपकी फैमिलियरिटी आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस क्लैरिटी लेकर आएगा। तो कैटेगराइजेशन क्या है 2026 के लिए, इस पे गौर करो। सबसे ज़्यादा 25 नंबर के न्यूमेरिकल आने वाले 36% आपके 70 नंबर के पेपर में। कंसेप्चुअल जो है वो 15 नंबर के हैं, अराउंड 21%। डेरिवेशन जिसके लिए बच्चे ज़्यादातर परेशान रहते हैं बच्चों, वो सिर्फ 14 नंबर के आने वाले 20%। और ये एम्बेडेड क्वेश्चन का पार्ट, मतलब एम्बेडेड रहेंगे, क्वेश्चन में एम्बेडेड रहेंगे, तो आपको पहचानना रहेगा। थ्योरी बेस्ड कंटेंट 9 नंबर 13%। फिर बच्चों ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम बेस्ड होते हैं, डेफिनेशंस वगैरह आती है, उस डेफिनेशंस को हम थ्योरी में शामिल कर रहे हैं। 3 डेफिनेशन आपके पेपर में आती है और ग्राफ एंड डायग्राम जो है 7 नंबर का कंटेंट 10%। इस तरह से ये आपका कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है पेपर का। हाई वेटेज यूनिट्स बच्चे जानना चाहते हैं, जनरली आपका सवाल होता है कि सर ज़्यादा नंबर कहाँ से आएंगे, हम ज़्यादा फोकस कहाँ करें, या 5 नंबर वाले सवाल किस में से आएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लियर कट लिख के आपको बता दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी यूनिट नंबर 1 एंड 2, वहाँ से बनता है 5 नंबर वाला सवाल। या मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म EMI एंड AC यूनिट नंबर 3 एंड 4 यहाँ से बनता है। और नहीं तो बनता है बच्चों यूनिट नंबर, ये है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आपके यूनिट नंबर ये बनेगी 4, 5, 6, यूनिट नंबर 6 रे एंड वेव ऑप्टिक्स से बनता है, यानी चैप्टर 9 एंड 10। तो इसके लिए क्या टिप्स हैं, ये तो आपके 5 नंबर वाले सवाल हो गए। फिर 3 डेफिनेशन डेफिनेटली आएंगी जो कि क्वेश्चन में एम्बेडेड होंगी 2 नंबर या 3 नंबर वाले में, क्योंकि जो MCQ है इसमें तो डेफिनेशन आएगी नहीं, तो आप समझ सकते हो। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स स्किप नहीं करना है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं और बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हो अगर आपने PYQ अच्छे से लगाएं। कैसे पढ़ना है फिजिक्स को इफेक्टिवली, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप डेरिवेशन का लॉजिक समझो, उसमें एक सीक्वेंस होता है, हर डेरिवेशन में एक डायग्राम होता है, फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उस डायग्राम को लेकर आपको लिखना होता है, मैथमेटिकल स्टेप्स होती हैं और एक फाइनल रिजल्ट निकलता है, जो रिजल्ट आपको लर्न करना होता है। रोटे लर्निंग नहीं है, लॉजिकल लर्निंग है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रोटे लर्निंग एंड लॉजिकल लर्निंग। न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के आते हैं और कम से कम पूरे पेपर में एक न्यूमेरिकल ऐसा मिलने वाला है जिसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी। हालांकि लॉग और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चे भी आपके साथ पेपर दे रहे हैं, पर थोड़ी कैलकुलेशन 1 से 2 न्यूमेरिकल में रह सकती है, मिल सकती है आपको। मेंटेन फॉर्मूला प्लस यूनिट नोटबुक लिख कर तैयार करना पड़ता है, खाली देखने से काम नहीं कर चलेगा, तो यूनिट भी मेंशन करें, फॉर्मूला लिख कर तैयार करें। रिवाइज ग्राफ्स एंड डायग्राम्स रेगुलरली, यानी अब जो समय बचा है, आपको पता है फिजिक्स के पेपर में सिर्फ एक छुट्टी है, तो ये ग्राफ और डायग्राम्स आपकी आंखों के सामने से रोज गुजरने चाहिए, प्लस बनाकर देखना जरूरी है एटलीस्ट 3 बार कि ग्राफ का पैटर्न कैसे, नहीं तो वहाँ एग्जाम में बन नहीं पाता है बच्चों अगर बनाकर नहीं देखा है। न्यूमेरिकल स्कोरिंग एरिया की बात करें, न्यूमेरिकल स्कोरिंग एरिया है, फॉर्मूला लिखो, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं कि वैल्यू पुट कर दी सीधे, पहले फॉर्मूला लिखो, उसके मार्क्स होते हैं बच्चों, स्टेप मार्किंग है। प्रॉपर ऐसा यूनिट लास्ट में आपको दिखानी है, फाइनल रिजल्ट को आपको बॉक्स में बंद करना है, स्टेप वाइज कैलकुलेशन दिखाकर। हाँ, कैलकुलेशन में
कुछ स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, सारी नहीं। तो कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको दिखानी है। एग्जामिनर अवार्ड्स मार्क्स फॉर स्टेप्स, ये बात दिमाग में रखो हमेशा। हाँ, चेकिंग ऐसे हो रही है, अगर आपका फाइनल आंसर सही है, फॉर्मूला सही दिख रहा है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। पर अगर फाइनल आंसर आपका गलत है तो फिर स्टेप मार्किंग होती है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि फाइनल आंसर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक निकाल के रखना है आपको। डेरिवेशन एंड थ्योरी आंसर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रिंसिपल जो भी इन्वॉल्व है, जो भी लॉ इन्वॉल्व है, उसको आप लिखें। उसके बाद स्टेप्स को लॉजिकल वे में डायग्राम के साथ एक्सप्रेस करें। डायग्राम लेबल्ड होना चाहिए। डायग्राम बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है पेन पेंसिल, आप उसी पेन से डायग्राम बना सकते हैं जिससे आप लिख रहे हैं। एडिशनल आपको जरूरत पड़ी डिस्टिंग्विशिंग फीचर के लिए तो पेंसिल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पेन से ही बनाना प्रेफर करें डायग्राम को। यूज स्टैंडर्ड सिंबल्स जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं या जो एनसीईआरटी में यूज हुए हैं। जैसे हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से भी दिखाते हैं और एन से भी दिखाते हैं। अब मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको वही यूज करना है, पर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्रेफर करें एनसीईआरटी में सिंबल जो यूज किया है यानी एन को यूज करें। अगर कोई डिफरेंट सिंबल आप यूज करते हैं तो आपको वहां मेंशन करके आना होगा कि वो क्या है। डायग्राम, ग्राफ और रे डायग्राम। रे डायग्राम में अगर आपने रे की एरो बनाकर डायरेक्शन नहीं बताई है किधर से किधर जा रही है तो डायग्राम इनवैलिड हो जाता है। सर्किट डायग्राम, अगर डीसी सर्किट का आपने करंट की डायरेक्शन नहीं बताई है तो इनवैलिड हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। डायग्राम प्रॉपर साइज के होने चाहिए, इतने छोटे भी नहीं बहुत बड़े भी नहीं, प्रॉपर साइज के होने चाहिए जिसमें सारी डिटेल आप क्लियरली बता सकें। सिर्फ पेन से डायग्राम बनाकर आप दिखा सकते हैं, सिर्फ पेंसिल से नहीं दिखा सकते। हाँ, पेन के साथ पेंसिल कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, अकेले पेंसिल से नहीं, अकेले पेन से ओके है। लेबल क्लियरली। ग्राफ्स, एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है विद यूनिट आपको एक्सप्रेस करना है। सजेस्टेड टाइम फ्रेम क्या रहेगा आंसरिंग का वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप सेक्शन 1 को अटेम्प्ट करें और लाइन से करें आंसर 1, उसका ऑप्शन, और ऑप्शन क्या है वो भी लिखना है। कैलकुलेशन पीछे वाले पेज पे करने के बजाय अगर कैलकुलेशन उसमें करनी है आपको तो वहीं राइट हैंड साइड पे लाइन खींचकर वहीं कैलकुलेशन कर लें। फिर एक लाइन का गैप दें, आंसर 2 जो भी ऑप्शन है ABCD वो लिखा और वो ऑप्शन भी लिखना है आपको क्लियरिटी के लिए, इस तरह से। फिर इसके बाद आप जाएंगे सीधे MCQ वाला जो पार्ट है, D में मिल रहा है आपको फिर से 4 सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 है ये, तो वो आप करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे जो सेक्शन E है, यहाँ आपको फैमिलियर कंटेंट मिलेगा। अगर इस सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे तो एक मोमेंटम बिल्टअप होगा बच्चों, यानी ये वो है जो फैमिलियर कंटेंट है, तो इसमें इजी स्कोरिंग आपकी बनेगी और दिमाग अब तक आपका चलना स्टार्ट कर देगा, बढ़िया से रन अप ले लेगा। तो अब जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं वो होते हैं बच्चों सेक्शन C में और सेक्शन B में। तो सबसे ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स या नयापन आपको मिलने वाला है सेक्शन B में, तो उसको सबसे लास्ट में करें, तब तक दिमाग एकदम परफेक्ट हो चुका होगा, परफेक्टली वर्क कर रहा होगा, फुल स्विंग में आ जाएगा। तो ये सजेस्टेड सीक्वेंस रहेगा अटेम्प्ट करने का, जिससे आपका पेपर छूटेगा नहीं। कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको आता था वो नहीं छूटेगा, वो सारे आप कर चुके होंगे, तो कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। PYQ को लेकर जो गाइडलाइंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जब भी आप PYQ देखते हैं cbse.gov.in वेबसाइट पे आप जाएं और वहाँ पर बोर्ड पेपर्स करके एक टैब है, मैं भी दिखाऊंगा अभी से आपको स्लाइड में, वहाँ से आप PYQ खाली 24 और 25 2024 2025 उसमें कॉमन डेरिवेशन आप देख सकते हैं, अलग अलग सेट वहाँ पे अवेलेबल है। MCQ देख सकते हैं स्टैंडर्ड कंसेप्ट क्या है। टाइम लिमिट में उसे प्रैक्टिस करने के लिए एज ए मॉक टेस्ट उसको यूज़ करें, उसको प्रैक्टिस करें, फिर देखें आप टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कौन कौन से पेपर एप्लीकेबल है तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं। 10 साल के लिए नहीं जाना है, 10 साल के रिलेवेंट नहीं है पेपर्स। ओनली 2024 में जो 5 सेट हैं उनमें से आप चुन सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है पेपर करने की, क्योंकि 2 साल में आपको इतने सारे पेपर्स मिल रहे हैं। 5 सेट में डिफरेंट क्वेश्चंस के वो सेट हैं, उनमें से आप चुन सकते हैं।
2025 में 6 सेट आए हैं बच्चों, वहां से आप चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कंपार्टमेंट का पेपर है, वो भी एप्लीकेबल है आपके लिए। 2024 कंपार्टमेंट, 2025 कंपार्टमेंट। ये पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इसी तरह से पूछे जाते हैं, इसी से आपका टेस्ट डेवलप होगा। इस तरह से ही आपको समझकर तैयारी करनी है 2026 के लिए। तो ये रिलेवेंट पेपर्स मैंने बता दिए PYQ में, सिर्फ 2 साल। एक बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि छोड़ के कुछ नहीं आना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो वो जो 16 सवाल MCQ हैं प्लस क्वेश्चन नंबर 29, 30 जहां ऑप्शन लिखना है आपको, वहां कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फिजिक्स में आसान होता है, लैंग्वेज का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग होता है, तो उसको पढ़कर अटेम्प्ट करके आना है, सारा कुछ भी छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, यूनिट मिस नहीं होनी चाहिए, यूनिट लगा के आओ, फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर यूनिट निकलती है। डायग्राम क्वालिटी प्रैक्टिस करके जाओ बच्चों, पुअर नहीं होनी चाहिए। स्टेप्स जंप मत करो, साइन कन्वेंशन अगर गलत लोगे तो आपका रिजल्ट गलत निकल जाएगा। फाइनल मोटिवेशन ये है, फिजिक्स जो है क्लैरिटी को रिवार्ड करता है, वहां एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए एफर्ट कर रहा है, तो कहीं आपका कॉपी में प्रेजेंटेशन दिखना तो चाहिए जिसमें वो नंबर दे सके। तो कोई नंबर काटने नहीं बैठे वहां पर जो कॉपी चेक कर रहे हैं, वो आपको नंबर देना चाहते हैं, तो वो आप मौका दो उनको। ठंडे दिमाग से सही सही जवाब लिख कर आओ। जब आप समझोगे सब्जेक्ट को, प्रैक्टिस सही होगी, तो स्कोर आपका बढ़िया होने वाला है। रिसोर्सेज क्या यूज करने बच्चों? हमारी NCERT बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। इसके अलावा आप CBSE की जो साइट में अभी जिक्र कर रहा था, ये बोर्ड एग्जाम वाली टैब आपको मिलेगी। इसमें यहाँ पर PYQ भी आपको मिलने हैं, और PYQ के थोड़ा सा नीचे इसको स्लाइडर को स्लाइड करेंगे तो मार्किंग स्कीम मिल जाएगी। सैम्पल पेपर भी वहाँ पर है, कंपार्टमेंट के पेपर भी वहाँ पर हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं बच्चों मुझे, कमेंट बॉक्स में। अकॉर्डिंगली हम एलन की तरफ से आपके लिए और वीडियो इस पे बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, सर डेरिवेशन कौन से तैयार कर लें। तो हालांकि मैंने क्लियर किया डेरिवेशन का वेटेज कम हो गया, फिर भी मैं यहाँ पर आपको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और इसकी जो PPT का PDF है वो हम शेयर कर देंगे, लिंक नीचे दे देंगे आपको, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर वीडियो को आप पॉज करके ये देख सकते हैं। मैंने पूरा कलर कोडिंग के साथ बता दिया किस चैप्टर में क्या क्या, किस प्रायोरिटी पर, यानी फ्रीक्वेंसी, कितने मार्क्स, कौन से, डेरिवेशन की पूरी लिस्ट है बच्चों। चैप्टर वाइज हम जा रहे हैं। चैप्टर 4, देन चैप्टर, ये यूनिट नंबर 4 आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 6, 7। सो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ये आपको PDF की फॉर्म में लिंक में मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको सिलेबस में ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि डेरिवेशन कौन से हैं, कितने नंबर में वो पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों की क्वेरी होती है, सर हमको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दो। तो एक पास होने का क्राइटेरिया होता है, इम्पॉर्टेंट कभी चेंज नहीं होता, तो थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है उसमें साल दर साल। जैसे आप अगर हम बोलें कि TIR है या व्हीटस्टोन ब्रिज है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर सिलेबस में है तो उस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो वैसे एक क्राइटेरिया है इसमें भी आपके बोर्ड पेपर में, तो मैं यहाँ पे फिर उसको भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गॉस लॉ विद एप्लीकेशन एंड ग्राफ्स, चैप्टर 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल, ये प्रायोरिटी पे आता है। ड्रिफ्ट स्पीड पे आपके बड़ा डेरिवेशन भी बनता है। VI करेक्टरिस्टिक्स पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। देन एम्पियर्स लॉ, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर है। पैराडायफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है। क्यूरी लॉ सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछते हैं, जैसे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हटा दिया गया है, पर व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम पर वो पूछ लेते हैं। तो ये सब आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ समझना है आपको, सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना है, सेल्फ इंडक्टेंस है कैपिटल L, तो कैपिटल L की डेफिनेशन वगैरह पूछते हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पूछते हैं। लेंजेस लॉ, सीरीज LCR सर्किट, इस पर बेस्ड होता है हमारा मेटल डिटेक्टर, सीरीज LCR रेजोनेंस पर, तो वो आपको तैयार करना है। AC जनरेटर प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग तैयार करना है, ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग,
डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन और इससे कैसे मैक्सवेल ने करेक्शन लगाया एम्पियर्स लॉ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सब आपको याद करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल ऑन लेंसेज एंड मिरर्स, ये आ रहा है अभी, करंट ट्रेंड ये है, प्रिज्म, टीआईआर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। इसमें जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है बच्चों, उससे पहले एक डेरिवेशन होता है, आपको याद होता है n2/v - n1/u = n2 - n1/r। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगातार पिछले 3 साल से आ रहे हैं, वो पेपर में देखकर आप जरूर जाएं। यानी ये डेरिवेशन नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल आ रहा उसकी बजाय। वेव फ्रंट की डेफिनेशन आती है, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, डिफ्रेक्शन। क्वालिटेटिव क्वेश्चन बनेंगे YDSE पर, क्वांटिटेटिव की जगह भी शिफ्ट हो गया है क्वालिटेटिव, है ना, क्योंकि डेरिवेशन हटा दिया आपके, बीटा = लैम्डा d/d का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो अब क्वेश्चन यही आता है, कंपेयर करो, क्वालिटेटिव क्वेश्चन आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और ग्राफ्स, तो इस चैप्टर नंबर 11 में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले जो ग्राफ्स हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर न्यूमेरिकल आता है। बोर का सेकंड पोस्टुलेट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स और बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इस पे क्वेश्चन न्यूक्लियर से आपके बनेगा। और एनर्जी बैंड डायग्राम की बात कर लें हम, और रेक्टिफायर की बात कर लें, ये चैप्टर नंबर 14 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट भी आपको दिखा दिया जिसके पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। सो कंक्लूड करते हैं बच्चों, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको हर एक बच्चे तक पहुंचाना, जिससे कि उनकी तैयारी भी पुख्ता हो सके। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट करके बताओ, मैं पूरे से पूरी अपनी कोशिश करूंगा उनको क्लियर करने की। ऑल द बेस्ट फॉर 20th Feb 2026. So that's all from my side. Thank you.